हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है स्टडी फास्ट पे 1355 क्वेश्चन को अकाउंटेंसी के कवर करने का टारगेट है हमारा, जिसमें से आज हम 120 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस सेशन में। अगला सेशन जो आपको मिलेगा वो भी अकाउंटेंसी से ही मिलेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी को कवर करना और कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करनी है। 1355 क्वेश्चन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 381 पे, और ये टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। इस टॉपिक से कल मैंने 80 क्वेश्चन को कवर किया था। जैसा कि मैंने बताया कि इस टॉपिक से आपको 200 क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें कल मैंने 80 क्वेश्चन को कवर किया था। आज पूरे 120 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटेंसी से थ्योरी कम पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का ज्ञान उससे मिलता है, कॉलम कितने होते हैं ये चीज़ों पता चलता है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इक्वेशन यानी फार्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मूला के मैंने वीडियो बनाए हुए थे, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, अगर आप देख भी लिए हैं तो उसको याद करना, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम जैसे रट के घोटना है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इक्वेशन यानी फार्मूला एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप फिर से फार्मूला को देखिए, एकदम अच्छे से तैयार करिए अपना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला ही ज़रूरी है। इस सेशन में ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक का। तो कल हमने 80 क्वेश्चन इससे कवर कर लिया था, आज 120 कवर करने वाले हैं। तो कल के सेशन में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे, मैंने कल थोड़ा फास्ट में कवर किया हुआ था, शायद बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आज के सेशन में भी थ्योरी बहुत कम है, यानी 10 से 15 आपको इसमें थ्योरी मिलने वाले हैं। ज़्यादातर आपको इस सेशन में न्यूमेरिकल ही मिलेगा। तो कल जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है और न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में नहीं आई है, आज आप पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरे क्वेश्चन जितने भी इस सेशन में क्वेश्चन आएंगे उनको बिल्कुल अच्छे समझिएगा। समय आपके पास अब ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपको रिवीजन करनी है। तो कोशिश करिए कि आप इस सेशन को पूरा ज्वाइन करें, पूरे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रही हूँ वो पूरा देखें। अकाउंटेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 380 तक हुआ था, 381 क्वेश्चन नंबर है ये, जहाँ पे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। ये सारे देख सकते हैं आप। ये ऑप्शन है जहाँ पे आपको टिक लगानी है, और क्वेश्चन ये है कथन ए और कारण आर। कथन कह रहा है तुलन पत्र किसी व्यवसाय की मालकियत प्रकट नहीं कर पाता, और इसका कारण दे रहा है कि परिसंपत्तियां मात्र अपरिशोधित लगाते हैं। तो क्या ये दोनों सही है? आपका आंसर होगा कि हाँ, दोनों ही सही है। ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो कथन ए है कि तुलन पत्र किसी व्यवसाय की मालकियत प्रकट नहीं कर पाता, ये सही है, जबकि कारण आर की परिसंपत्तियां मात्र अपरिशोधित लगाते हैं, ये भी सही है, और कारण जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382। बैलेंस शीट किसी एक विशेष डैश की आर्थिक स्थिति को बताता है। किसकी आर्थिक स्थिति को बताता है? तिथि के। ऑप्शन ए तिथि। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट एक ऐसा वित्तीय विवरण है जो वित्तीय वर्ष के अंत में एक विशेष तिथि को संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इसे तुलन पत्र भी कहते हैं। इसके बाएं पक्ष में दायित्वों और दाएं पक्ष में संपत्तियों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो लागत का प्रतिशत कितना होगा? अब ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। क्या पूछा क्वेश्चन में कि लाभ जो है वो बिक्री का 50% है, तो लागत का प्रतिशत क्या होगा? लाभ बिक्री का 50% है, बिल्कुल ध्यान से, एकदम आपका फोकस एकदम होना चाहिए, कंसंट्रेट होने चाहिए आप। लाभ क्या होता है? लाभ बराबर लागत का कितना प्रतिशत होगा पूछ रहा है। तो मान लीजिए बिक्री को हमेशा 100 रुपये ही मानते हैं। लाभ होगा, लाभ बराबर 100 इंटू 50%। बिक्री का 50% है, तो 100 इंटू 50%। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 रुपीज़ आएगा। लागत का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मूला आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। लागत इक्वल टू होता है बिक्री माइनस लाभ। बिक्री कितना माना आपने? 100 माना है, ठीक है। बिक्री को हमेशा 100 मान के करते हैं सॉल्व। 100 माना है,
और लाभ कितना निकला, 50 निकला, तो माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस है, माइनस करेंगे तो 50 रुपीज़ आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि लागत का प्रतिशत कितना होगा, तो लागत पर लाभ का प्रतिशत निकालेंगे ना, तो लाभ कितना निकला है, 50 निकला है, 50 निकला है, 50 अपॉन लागत इंटू परसेंटेज में पूछा है तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 100% आएगा। लागत पर लाभ का प्रतिशत 100% होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया है तो इसको पॉज करिए और फिर से खुद से इसको समझिए। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पॉज करके समझने की ज़रूरत है। अगला, मार्ग में माल की क्षति, ये एक उप परिव्यय है। किसका? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वितरण। मार्ग में माल की क्षति एक उप परिव्यय है वितरण का। जब आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेता को माल भेज दिया जाता है लेकिन क्रेता को माल यदि प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे माल को मार्गस्थ माल कहते हैं और ऐसे माल में होने वाली हानि को मार्ग में माल की हानि या फिर क्षति कहते हैं। मार्ग में माल की क्षति एक वितरण उप परिव्यय है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वितरण। अगला क्वेश्चन है, यदि कारखाना मैनेजर जो लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट करके मिलता है, यदि लाभ 2200 रुपये है तो कमीशन कितना होगा। अब इसको आपको सॉल्व करनी होगी, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट करके मिलता है तो लाभ की राशि कितनी दी हुई थी, 2200 होने पर कमीशन का जो रुपये है वो 200 रुपये होगा। मैनेजर का कमीशन इक्वल टू फॉर्मूला लाभ इंटू प्रतिशत कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन प्रतिशत। अब हर जगह पे वैल्यू पुट करनी है। लाभ कितना है 2200 इंटू प्रतिशत कमीशन कितनी है 10% है अपॉन 100 कमीशन प्रतिशत कितनी है 10 है तो प्लस 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 रुपये आएगा। तो आंसर क्या होगा 200 रुपये। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो इस प्रकार के समीकरण जो है ये समीकरण के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन भी पूछता है समीकरण और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है ये बतानी है आपको कि इसमें से कौन सा सही है। प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय इक्वल टू विक्रय की लागत, ये सही नहीं है। प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक इक्वल टू विक्रय की लागत, ये सही है। ऑप्शन बी जो है ये सही है, पहला गलत है। तो तीसरा और चौथा भी देख लीजिए। क्रय प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक इक्वल टू विक्रय की लागत, ये सही नहीं है। अंतिम स्टॉक माइनस क्रय माइनस प्रारंभिक स्टॉक बराबर विक्रय की लागत, ये भी बिल्कुल बराबर नहीं होता है विक्रय की लागत के। तो सही जो था वो ऑप्शन बी था, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। किसी वस्तु की विक्रय की लागत यानी COGS ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक स्टॉक और क्रय की राशि को जोड़ करके उसमें से अंतिम स्टॉक की राशि को घटा देते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। किस ओर दिखाया जाता है, चिट्ठे में दायित्व की ओर दिखाया जाता है। ऑप्शन बी, चिट्ठे में दायित्व की ओर। ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर की राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 15,000, क्रय कितना है 40,000, विक्रय की लागत कितना है 52,000 और विक्रय कितना दिया है 57,000। तो क्या पूछ रहा है, सकल लाभ या हानि। सकल लाभ निकलेगा या फिर हानि होगी, इसको सॉल्व करनी है। सारी की वैल्यू आपने देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 50,000, परचेसेस दिया है 40,000, विक्रय। कॉस्ट ऑफ COGS कितना दिया था 52,000
और सेल्स कितना दिया है, विक्रय 57,000 दिया हुआ था, ये दिया था ना। क्रय दिया था 40,000 और विक्रय 57,000 दिया था। अब क्या पूछ रहा है, सकल लाभ या हानि क्या होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना क्या होता है, फॉर्मूला इसका, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। सेल्स कितना दिया था, 57,000 है, विक्रय 57,000 दिया था ना, माइनस COGS कितना दिया है, 52,000। ठीक है, 52,000। अब इसको माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 5,000 रुपीज़। सही जवाब होगा 5,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सकल लाभ या हानि, तो लाभ होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट निकलेगा, 5,000 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल लाभ अथवा सकल हानि ज्ञात कीजिए, जबकि सबकी वैल्यू दी हुई है। विक्रय की लागत दिया है 7,900 रुपये, COGS कितना है 7,900 रुपीज़ दिया है। विक्रय यानी सेल्स दिया है 11,000 रुपीज़ और क्रय दिया हुआ है परचेस 3,000 रुपीज़। अब सबकी वैल्यू आपने देख लिया। सकल लाभ अथवा हानि पूछ रहा है, यानी ये पूछिए अगर आपसे सकल लाभ या हानि, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स माइनस COGS, यानी सकल लाभ बराबर सेल्स विक्रय माइनस विक्रय की लागत। तो चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। सबकी वैल्यू दी हुई है, COGS 7,900, सेल्स 11,000 दिया है, क्रय कितना दिया है 3,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेल्स माइनस COGS। अब सब जगह वैल्यू पुट करेंगे। सेल की वैल्यू क्या दी हुई है, 11,000 दी हुई है और COGS की वैल्यू 7,900 दी है। इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, 3,100 रुपीज़ क्या निकला, प्रॉफिट निकला। 3,100 क्या निकला, प्रॉफिट निकला। तो आपका सही जवाब होगा 3,100 रुपये का लाभ हुआ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए, किसमें करना चाहिए, चालू दायित्व में, ऑप्शन बी चालू दायित्व। बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू दायित्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये ऐसी सुविधा होती है जिसके माध्यम से एक खाता धारक अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक रुपए ऋण के रूप में आहरण कर सकता है, चालू दायित्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित करेंगे, किसमें प्रदर्शित करेंगे, आपका आंसर होगा लाभ हानि समायोजन खाते में प्रदर्शित करेंगे। एक कंपनी द्वारा वर्ष के मध्य में अंशधारियों को दिए जाने वाले लाभांश को अंतरिम लाभांश यानी इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इसे लाभ हानि समायोजन खाते में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतिम रहतिया 53,400 रुपीज़, विक्रय लागत कितना 75,000 दिया है, सकल लाभ 5,000 रुपीज़ है और क्रय दिया है 82,000। तो प्रारंभिक रहतिये का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सारे वैल्यूज आपने देख लिया। अंतिम रहतिया कितना है 53,400, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको 53,400 रुपीज़ दिया है। COGS आपको 75,000 दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 5,000 है और परचेस है 82,000। तो क्या पूछ रहा है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस। अब इसी पे आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर करना है, यानी सॉल्व करनी है। तो सारी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब फॉर्मूला करिए। अंतिम रहतिया का पूछ रहा था ना, प्रारंभिक रहतिये का मूल्य पूछ रहा था। तो प्रारंभिक रहतिये का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया इक्वल टू COGS विक्रय लागत के मूल्य, विक्रय लागत प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया माइनस परचेस यानी क्रय। अब सब जगह वैल्यू पुट करिए। COGS की वैल्यू कितने दी हुई थी 75,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 53,400 और
इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और माइनस परचेस करेंगे। परचेस कितना दिया हुआ है 82,000। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, पहले इन दोनों को ऐड करिए, उसके बाद जो भी आंसर आएगा सोल्यूशन उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिए। 46,400 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। तो जो ऑप्शन में से सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियां जनवरी 1 और जनवरी 31 को 39,000 रुपीज़ और 38,000 रुपीज़, 1 जनवरी को 39,000 और 31 जनवरी को 38,000 रुपीज़ है। व्यवसाय के मालिक द्वारा जनवरी में 2,000 रुपये और विनियोजित किए गए और 6,000 रुपये आहरित किए। जनवरी माह का शुद्ध आय क्या है? क्वेश्चन आपने समझ लिया क्या पूछ रहा है, जनवरी माह का शुद्ध आय क्या होगा। अब आपके पास नेट एसेट ऑफ बिजनेस 1 जनवरी है और आप इसमें ऐड करेंगे किसको, इन्वेस्टमेंट को, जो कि जनवरी में हुआ था। तो चलिए आप डायरेक्ट सोल्यूशन ही देखिए। तो अब इसके सोल्यूशन को देखिए। अब नेट एसेट ऑफ बिजनेस ऑन 1 जनवरी कितना दिया है 39,000। अब इसमें हम जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, जो जनवरी में इन्वेस्टमेंट हुआ था 2,000 का, 2,000 को 39 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41,000 रुपीज़ निकल आया। अब इसमें हम लेस करेंगे ड्राइंग को यानी आहरित को, आहरित कितना है 6,000 रुपये, इसमें हम माइनस कर देंगे 41,000 में 6,000 को तो 35,000 आ जाएगा। और नेट एसेट ऑफ बिजनेस कितना था 38,000 था और ये कितना निकल आया टोटल 35,000। तो आपका नेट इनकम कितना होगा, इसमें से इसको करेंगे तो नेट इनकम आपका जो निकल आएगा वो आएगा 3,000। बैलेंस जो है वो 3,000 है, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन बी 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति है? इनमें से चारों में से आपको कौन सी स्थायी संपत्ति समझ में आ रही है? ख्याति, ऑप्शन सी, ख्याति जो है वो स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका प्रयोग 1 से अधिक वर्षों तक किया जा सकता है। तो दिया गया जो ऑप्शन है इसमें से ख्याति यानी गुडविल, ख्याति को इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं, ये एक अदृश्य स्थायी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन, यदि पूंजी 1 जनवरी को 19,400 रुपये, पूंजी 31 दिसंबर को 21,500 रुपीज़ और आहरण कितना है 4,300 रुपीज़, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लिया आपने? तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल ऑन 1 जनवरी है 19,400, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर कितना दिया है 21,500 और आहरण कितना दिया हुआ है ड्राइंग 4,300। तो प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। कैपिटल 1 जनवरी 19,400 दिया है, उसमें से हम माइनस कर देंगे आहरण को, आहरण को माइनस करेंगे तो 15,100 आ जाएगा। तो आपके पास कैपिटल ऑन 31 जनवरी को 21,500 है, तो कितना बैलेंस यानी प्रॉफिट कितना हुआ 6,400 का प्रॉफिट हुआ। बैलेंस कितना आएगा 6,400, आंसर आपका होगा 6,400 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन सी। लाभ की राशि 6,400 है। अगला क्वेश्चन है, बैंक में भुनाया गया बिल है, इसमें से बैंक में भुनाया गया बिल कौन सा है? संभाव्य दायित्व, ऑप्शन ए, बैंक में भुनाया गया बिल संभाव्य दायित्व है। बैंक में भुनाया गया बिल संभाव्य दायित्व होता है, जबकि चालू दायित्व वो होता है जिसका भुगतान एक वित्तीय वर्ष के अंदर में कर दिया जाता है। इसी प्रकार चालू संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसका प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की संपत्ति 21,350 रुपये है और दायित्व है 4,120 रुपये, तो स्वामी की पूंजी क्या होगी? स्वामी की पूंजी पूछ रहा है आपसे। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली की द्विपक्षीय संतुलन की अवधारणा के आधार पर एक व्यवसाय के दायित्व व स्वामी पूंजी का योग व्यवसाय की कुल संपत्ति के बराबर होता है, यानी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। जहाँ पे एसेट आपको दिया है, एसेट कितना दिया हुआ है 21,315 और लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है
4,120 रुपीज़। और क्या पूछ रहा है, स्वामी पूंजी यानी कैपिटल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैपिटल बराबर क्या होता है, पूंजी माइनस लाइबिलिटीज, दायित्व। तो बस वैल्यू पुट करिए, एसेट 21,315 माइनस लाइबिलिटीज 4,120 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17,195 रुपीज़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ कितना होगा। लागत पर लाभ तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 33 1/3%। तो विक्रय मूल्य मान लीजिए 100, ऑलवेज 100 माना जाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय इंटू विक्रय मूल्य का प्रतिशत। 100 इंटू विक्रय कितना है 100 इंटू कितना दिया हुआ है विक्रय मूल्य का 25%। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यानी लाभ कितना निकल आया 25 निकल आया। अब लागत निकालेंगे तो 100 माइनस जो लाभ निकला है उसको माइनस कर देंगे तो 75 रुपीज़ आ जाएगा। लाभ पर लागत का प्रतिशत पूछ रहा है तो 25/75 लाभ अपॉन लागत इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33% आएगा। या अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो ये दिया हो सकता है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी 33 1/3%। अगला क्वेश्चन दिया है, जनवरी 1 और दिसंबर 1 है। जनवरी में संपत्ति जो है जनवरी में 30,000 है, दायित्व 13,000 है और पूंजी दिसंबर में 31 दिसंबर को 16,500 है। तो स्वामी द्वारा वर्ष में आहरण स्वामी द्वारा वर्ष में आहरण रुपए जनवरी 1 को पूंजी है 4,000 रुपये। क्वेश्चन समझ लिया आपने। संपत्ति दिया है 30,000 1 जनवरी को, दायित्व 13,000, पूंजी 31 दिसंबर को 16,500। स्वामी द्वारा वर्ष में आहरण 4,000 रुपये। तो जनवरी 1 को पूंजी है। सॉल्यूशन देखिए, जनवरी को संपत्ति और दायित्व 30,000 है और 13,000 दायित्व है। संपत्ति 30,000 13,000 दायित्व है। 31 दिसंबर को पूंजी 16,500 रुपये का है और स्वामी द्वारा वर्ष में 4,000 का आहरण किया जा रहा है। तो 1 जनवरी को पूंजी की राशि 17,000 हो जाएगी। 1 जनवरी को 17,000 हो जाएगी। जैसे 30,000 माइनस 1,300, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 17,000 हो जाएगा। या फिर 13,000, इस 13,000 को ऐड कर दीजिए ड्राइंग यानी आहरण में तो 17,000 निकल आएगा। यानी आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 17,000। या तो 30 संपत्ति और दायित्व को, संपत्ति में से दायित्व को माइनस कर दीजिए या फिर दायित्व में से आहरण को ऐड कर दीजिए। 17,000 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 रुपये है और सकल हानि विक्रय की 1/4 है तो विक्रय का मूल्य क्या होगा। अथवा क्वेश्चन, यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 रुपये, सकल हानि बराबर विक्रय की 25%, तो विक्रय की राशि क्या होगी। क्वेश्चन समझ लिया आपने। विक्रय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लागत प्लस लाभ या हानि, जो पूछ रहा हो उस पर करते हैं। लाभ है तो लाभ, हानि पूछ रहा है तो हानि। तो लागत दिया है 1,20,000 और हानि क्या है, हानि दिया है विक्रय का 1/4। तो हानि बराबर करेंगे लागत माइनस विक्रय मूल्य। और लागत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, लागत माइनस हानि इक्वल टू होता है लागत माइनस विक्रय मूल्य, या लाभ इक्वल टू हानि प्लस विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य प्लस हानि। लाभ बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये बनता है इक्वेशन। अब वैल्यू पुट करते हैं। 100 प्लस विक्रय 100 मानते हैं, 100 प्लस 100 का 1/4। अब इसको ऐड कर देंगे 100 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे 100 इंटू 1/4 करके तो 25 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे 125, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितना दिया हुआ था 1,20,000 इंटू 100/125। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 96,000 रुपीज़ आपका आंसर आएगा।
96,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लागत 48,000 और बिक्री मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो लाभ क्या होगा? यदि लागत दिया है 48,000 रुपये और एवं बिक्री मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो लाभ क्या होगा? क्वेश्चन सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आप समझिए। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है इसमें, तो सारे ही न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सोल्यूशन देखिए, समय की बचत की वजह से मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन ही दिखा रही हूँ। क्या क्या दिया हुआ है? लागत बराबर 48,000 दिया है लागत, 48,000। लाभ बराबर क्या है? बिक्री का 20%। तो लाभ पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा? बिक्री मूल्य 100 मान लिया आपने, तो लागत बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना दिया है माना आपने? विक्रय मूल्य 100 मान लिया, और लाभ कितना दिया हुआ है? 20% का, यानी -20 करेंगे, माइनस लाभ माइनस 20%। इसको सॉल्व करेंगे तो 80% होगा, यानी लागत 80% के बराबर है। कितना? 48,000 रुपये। लागत 80% के बराबर है 48,000 रुपये। तो बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य 100% इक्वल टू हो जाएगा 48,000 अपॉन ये 80 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 60,000 रुपीज़ आएगा। तो लाभ पूछ रहा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लागत। विक्रय मूल्य कितना निकाला आपने? 60,000 माइनस लागत कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 48,000। माइनस कर देंगे 12,000 रुपीज़, आंसर आएगा 12,000 रुपीज़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजर को कमीशन, उसको कमीशन देने के पश्चात यानी बाद के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन से पूर्व लाभ 77,000 रुपीज़ हो तो देय कमीशन क्या होगा? देय कमीशन आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आंसर देख लीजिए। सोल्यूशन, मैनेजर को कमीशन, पहले तो इसका आप थ्योरी के रूप में इसको आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के बाद के लाभों का 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन से पहले लाभ 77,000 रुपीज़ हो तो कमीशन क्या होगा? प्रबंधक का कमीशन, ये फॉर्मूला देखिए और नोट डाउन करिए। जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ नोट डाउन करते चलिए। प्रबंधक का कमीशन इक्वल टू होता है लाभ इंटू कमीशन की दर अपॉन 100 प्लस कमीशन की दर। आप सब जगह वैल्यू पुट करिए। लाभ कितना दिया हुआ था? 77,000 इंटू कमीशन की दर कितना है? 10% है, 10 अपॉन 100 प्लस कमीशन की दर। इसको सॉल्व करेंगे 7,000 रुपीज़ आंसर आएगा। ऑप्शन ए 7,000 रुपीज़। अगला, एक आर्थिक चिट्ठी में ऋण पत्र धारक द्वारा शोधित ऋण पत्र जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है वो दिखाया जाएगा। किस में दिखाया जाएगा? सुरक्षित होगा, वो दिखाया जाएगा सुरक्षित। ऑप्शन बी, एक आर्थिक चिट्ठी में ऋण पत्र धारक द्वारा शोधित ऋण पत्र जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है उसको चिट्ठी के दायित्व पक्ष में सुरक्षित ऋण यानी सिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब एक नोट है, सिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत इन मदों को दिखाया जाता है। ये 4 पद है, सिक्योर्ड लोन्स की जगह के अंतर्गत इनको दिखाया जाता है। डिबेंचर्स को, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन्स फ्रॉम सब्सिडरीज और इंटरेस्ट एक्यूरेट एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब आते हैं हम इक्वेशन वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें बतानी है कि कौन सा समीकरण सत्य नहीं है यानी गलत है। तो इसके लिए आपको सारे समीकरण की जानकारी होनी चाहिए। समीकरण के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। समीकरण दिया है बिक्री माल की लागत प्लस अंतिम स्कंद माइनस क्रय इक्वल टू आरंभिक स्कंद होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ये सही है। आरंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद बराबर बिक्री माल की लागत के होता है, ये भी सही है। आरंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस अंतिम स्कंद बराबर बिक्री माल की लागत, ये नहीं होता है यानी ये गलत है। अंतिम स्कंद प्लस बिक्री माल की लागत माइनस क्रय इक्वल टू आरंभिक स्कंद होता है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बाकी सारे ही सही हैं, बस सी ही गलत है।
व्यापारिक खाते यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में निर्मित विक्रय की जाने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत को दर्शाया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले COGS की गणना इस फॉर्मूले की सहायता से करते हैं। COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस। अगला, आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? स्थायित्व के आधार पर दिखाया जाता है। ऑप्शन ए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि खाता तैयार करती है। इसमें आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत वर्ष के अंत में संपत्तियों को उनके स्थायित्व मूल्य के आधार पर लिखा जाता है। स्थायित्व मूल्य के आधार पर लिखा जाता है, यानी सबसे पहले अदृश्य स्थायी, उसके बाद दृश्य स्थायी और उसके बाद चालू संपत्तियों को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2211 थी। अगला क्वेश्चन, यदि बिक्री 1,20,000 रुपये, सकल लाभ लागत का 1/3, क्रय 98,000 रुपये और अंतिम रहतिया 18,000 रुपये का है, तो आरंभिक रहतिया बताइए। अब इसको तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही आपको ऊपर दिखे, इसी टाइप के। तो सेल आपको दिया हुआ था 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1/3 ऑफ कॉस्ट, सकल लाभ लागत का 1/3 है, परचेज यानी क्रय 98,000 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 18,000। अंतिम रहतिया कितना दी हुई थी? 18,000 रुपये दी हुई थी। तो आरंभिक रहतिया पूछ रहा है आपसे, ओपनिंग स्टॉक। तो इस प्रकार दिए गए राशि को, ध्यान से इसको समझिए, इस तरह के दिए गए राशि को ट्रेडिंग अकाउंट में रखने पर क्या होगा। अब इसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 10,000 रुपये। पार्टिकुलर्स बाई सेल्स कितना दिया हुआ था? 1,20,000 दिया था। और बैलेंस कितना होगा? टू बैलेंस 98,000 दिया हुआ था ना बैलेंस, क्रय। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 18,000 रुपये दिया था। टू ग्रॉस प्रॉफिट होगा 30,000, ठीक है, यहाँ पे 30,000 होगा। तो अमाउंट जो निकलेगा वो इस पार्टिकुलर में 1,38,000 होगा और इस पार्टिकुलर अमाउंट में भी 1,38,000 होगा। अब यहाँ पे एक नोट है इम्पॉर्टेंट, प्रारंभिक रहतिया की राशि 10,000 रुपये होगी। प्रारंभिक रहतिया की राशि 10,000 रुपये होगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000, ऑप्शन ए। अगर आपने थ्योरी इसका अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओपनिंग स्टॉक 10,000 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाना चाहिए। किस में दिखाया जाना चाहिए? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन बी। आयकर के अग्रिम भुगतान को कंपनी के चिट्ठे के अंतिम पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। आयकर का अग्रिम भुगतान एक संपत्ति की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 408, यदि लागत दिया है 18,000 रुपीज़, लागत पर लाभ का प्रतिशत है 33 1/3, तो लाभ की राशि क्या होगी? क्वेश्चन देख लिया आपने, लाभ की राशि पूछ रहा है। कॉस्ट आपके पास 18,000 रुपये है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 33 1/3 और 1/3। प्रॉफिट इक्वल टू, अब हमें क्या पूछ रहा है? लाभ की राशि पूछ रहा है, तो प्रॉफिट निकालेंगे 18,000 कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट यानी 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 रुपये आएगा। तो आंसर आपका आएगा 6,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अवलंबित दायित्व एक दायित्व है। अवलंबित दायित्व कैसी दायित्व है? जो वर्तमान में नहीं है लेकिन भविष्य में हो रहा है? नहीं। इसका आंसर होगा जिसका होना या ना होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर हो। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी।
अवलंबित दायित्व का आशय ऐसे दायित्वों से होता है जिसका होना या ना होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में 10,000 रुपये का प्रारंभिक व्यय घट करके 500 रुपये हो गया, इसे माना जाएगा, इसे क्या माना जाएगा? परिचालन से लाभ में समायोजन माना जाएगा। परिचालन से लाभ में समायोजन। वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा बनाते समय प्रारंभिक व्ययों की राशि को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत दिखाया जाता है और प्रति वर्ष इसे परिचालन से होने वाले लाभों से अपलिखित भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई 10,000 रुपये प्रारंभिक व्यय की राशि घट करके 500 रुपये हो जाती है तो इसे परिचालन से लाभों का समायोजन माना जाता है। नेक्स्ट, यदि लाभ बिक्री का 25% हो तो ये लागत का प्रतिशत होगा। लाभ बिक्री का 25% हो तो ये लागत का प्रतिशत कितना होगा? दिया है आपके पास लाभ इक्वल टू बिक्री का 25%, तो मानेंगे बिक्री को कितना, आप 100 रुपये मानेंगे। लाभ सबसे पहले निकालनी होती है, लाभ निकालेंगे बिक्री इंटू 25%, बिक्री का 25%। इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ आपके पास 25 रुपये आ गया। अब आपको लागत निकालनी है, क्योंकि लागत पर लाभ की प्रतिशत निकालनी है तो सबसे पहले आपको लाभ निकालनी होगी, यानी प्रॉफिट की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बाद आपको लागत पता होनी चाहिए। अब लागत निकालेंगे, लागत बराबर होता है बिक्री माइनस लाभ। बिक्री कितना आपने माना 100 माइनस लाभ कितना निकला 25 निकला, 75 रुपीज़ आ गई। अब निकालिए लागत पर लाभ का प्रतिशत बराबर होता है लाभ अपॉन लागत इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आप सॉल्व करिए, लाभ आपने कितना निकाला 25 अपॉन लागत कितनी निकली 75 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 33 1/3%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, अग्रिम प्राप्त आय होती है, अग्रिम प्राप्त आय होती है एक दायित्व। ऑप्शन सी, अग्रिम प्राप्त आय यानी अर्निंग रिसीव्ड इन एडवांस एक दायित्व होती है। इसे आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है। अब एक नोट है, चूंकि अग्रिम प्राप्त आय कमाई गई आय नहीं होती है, बल्कि इसे पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए ये एक दायित्व होती है। अगला क्वेश्चन, क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है। किसके मिलान को प्रभावित करती है क्षतिपूरक अशुद्धियां? आपका आंसर होगा ना ही तलपट के, ना ही आर्थिक चिट्ठे के और ना ही लाभ हानि खाते के। सही जवाब होगा उपर्युक्त में से किसी के भी नहीं। कभी कभी जनरल से खाता बही में पोस्टिंग करते समय कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हो जाया करती हैं कि एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि द्वारा दूर हो जाता है। ऐसी अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धियाँ यानी कंपेंसेशन एरर्स कहा जाता है। चूँकि इस प्रकार की अशुद्धि से एक त्रुटि द्वारा उत्पन्न प्रभाव को दूसरी त्रुटि जो है वो समाप्त कर देती है, इसीलिए इसका लेखा तलपट, लाभ हानि खाता या फिर आर्थिक चिट्ठा किसी के भी मिलान को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो लागत का प्रतिशत क्या होगा? अब क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करिए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन जो है ये अभी भी मैंने ऊपर बताया। मान लीजिए कि बिक्री आपने 100 मान लिया, लाभ कितना दिया हुआ है बिक्री का 50%। अब इसको सॉल्व करिए, 100 इंटू 50% निकालेंगे तो आपके पास लाभ कितना निकल आया 50 निकल आया। लागत निकालनी है, लागत क्या फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस लाभ। विक्रय 100 माना है आपने, लाभ भी 50 निकला, इसको सॉल्व करिए, लागत आपके पास 50 रुपये आ गई। अब प्रश्न आपसे पूछा था कि लागत पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन लागत इंटू 100, यानी 50/50 इंटू 100% आंसर आएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अब ये आया इक्वेशन, ये समीकरण फॉर्मूला वाला समीकरण होता है। यदि ए क्रय, बी प्रारंभिक स्टॉक है बराबर, सी बराबर अंतिम स्टॉक है, डी बराबर विक्रय माल की लागत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? अब यहीं पे लेंदी हो जाता है जब आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। ए बराबर आपको क्या दिया है क्रय दिया है, बी जो है प्रारंभिक स्टॉक है, सी अंतिम स्टॉक है और डी विक्रय माल की लागत है। अब आपको सारे इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से इक्वेशन सही है, उसके बाद आप बताएंगे कि कौन सा इसमें से इक्वेशन सही नहीं है। ए प्लस बी
ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू सी, यानी क्रय प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस विक्रय माल की लागत बराबर होता है अंतिम स्टॉक के। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, पूछ रहा है। दूसरा दिया है बी यानी प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक बराबर होता है विक्रय माल की लागत की, ये भी सही है। तीसरा दे रहा है अंतिम स्टॉक प्लस विक्रय माल की लागत माइनस क्रय बराबर है प्रारंभिक स्टॉक के, ये भी सही है। तब तीनों सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ये सही नहीं होगा। दिया है कि ए जो है परचेज है, बी ओपनिंग स्टॉक है, सी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक है और डी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इस प्रकार से यदि हम गणना करना चाहते हैं तो ये समीकरण प्राप्त होगा, डी बराबर बी प्लस ए माइनस सी, या ए बराबर सी प्लस डी माइनस बी, या बी बराबर सी प्लस डी माइनस ए, या फिर सी बराबर ए प्लस बी माइनस डी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि डी जो है वो फॉर्मूला में शामिल नहीं है, तो डी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि लाभ की दर लागत मूल्य का 25% हो तो ये होगा, ये क्या होगा? यदि लाभ की दर लागत मूल्य का 25% हो तो लाभ की दर इक्वल टू होगा 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो लाभ की दर आपसे पूछ रहा है कितना, परसेंटेज ऑफ सेल्स का। लागत आप 100 मानिए, सोल्यूशन डायरेक्ट आप देखिए, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लाभ की दर 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया है, लाभ की दर, तो लाभ की दर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ सेल्स। मान लीजिए लागत बराबर 100 रुपये, लाभ बराबर होता है लागत मूल्य का 25% हो जाएगा लाभ, तो कितना माना आपने लागत 100 इंटू 25%, तो लाभ आपके पास 20 निकल आया। उसके बाद आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर लाभ, लागत मूल्य प्लस लाभ, लागत मूल्य आपके पास 100 माना था आपने और लाभ अभी 25 निकाला तो 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार विक्रय पर लाभ का प्रतिशत हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100, वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा 20%। अगला क्वेश्चन, विनियोगों की वसूली यानी नकदीकरण के पश्चात सीकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। विनियोगों की वसूली के बाद सिंकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष हस्तांतरण किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, किसमें किया जाता है? लाभ हानि खाते में किया जाता है। विनियोग की वसूली यानी नकदीकरण के बाद सिंकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी सिंकिंग फंड एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being sinking fund adjustment account transferred to profit and loss account। अगला, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? इनमें से आपको बतानी है किसका मेल जो है वो सही नहीं है। परिवर्तनशील ऋणपत्र होता है, सहभागी पूर्वाधिकार होता है, सुरक्षित बंधक पत्र सुरक्षित होते हैं। तो इसमें से जो सही नहीं होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिकार अंश। नए अंशधारियों को निर्गमित नहीं होता है। अधिकार अंशों का निर्गमन विद्यमान अंशधारियों को किया जाता है, ना कि नए अंशधारियों को, तो इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा है। अगला, कंपनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदें किस क्रम में दिखाई जानी चाहिए? कंपनी के स्थिति विवरण में आपसे पूछ रहा है, तो ये आपके पास 4 है और बतानी है किस क्रम में इसको दिखाई जा सकती है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ख्याति, उसके बाद विनियोग होगा, फिर देनदार होंगे और फिर प्रारंभिक व्यय। ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में है ही, तो सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। अब नीचे आपके पास कोड है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वर्ष के अंत में कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें एक पक्ष में संपत्ति और दूसरे पक्ष दायित्व का होता है। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संपत्तियों को प्रदर्शित करने का एक व्यवस्थित क्रम होता है। इसके अंतर्गत स्थिरता के अनुसार संपत्तियों का जो क्रम होता है वो ये होता है, सबसे पहले ख्याति होती है, फिर भूमि, फिर भवन, फिर फर्नीचर, विनियोग, देनदार और लास्ट में प्रारंभिक व्यय। अगला, यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 रुपये है,
सकल हानि बराबर है विक्रय की 25%। तो विक्रय की राशि क्या होगी आपसे पूछ रहा है कि विक्रय की राशि क्या होगी। दिया है COGS 1,20,000, ग्रॉस लॉस बराबर 25% ऑफ सेल्स। हानि जो है वो सकल हानि जो है वो विक्रय का 25% है। तो विक्रय की राशि पूछ रहा है यानी सेल्स पूछ रहा है, तो सेल बराबर होता है COGS प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। सेल्स 100% मान लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक कितना हो जाएगा 100 इंटू 25%, सॉरी ग्रॉस लॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो लॉस आपके पास सकल हानि 25 निकल आया। COGS निकालेंगे अब, बराबर होता है सेल्स प्लस लॉस, विक्रय प्लस हानि। इसको सॉल्व करिए और आंसर आएगा 120। तो विक्रय की राशि पूछ रहा है तो इसीलिए सेल्स बराबर हो जाएगा, क्या दिया हुआ था COGS 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 125। COGS सॉल्व करेंगे 96,000 रुपीज़ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये है मैच द कॉलम और नीचे आपके पास कोड दिया है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। अब आपको इसमें मैच करनी है। रोकड़, रोकड़ क्या होता है, रोकड़ चालू संपत्ति होता है, ये मैच करेगा आपका चालू संपत्ति से। लाभ समता अंश पूंजी होता है, अंश के निर्गमन नाम मात्र की संपत्ति होती है। और यंत्र पर बट्टा एवं षड्यंत्र, संयंत्र जो है ये स्थायी संपत्ति होती है। तो सही जवाब होगा चौथा, पहला, तीसरा और फिर दूसरा। रोकड़ चालू संपत्ति होता है, लाभ समता अंश पूंजी, अंश के निर्गमन नाम मात्र की संपत्ति है, यंत्र पर बट्टा एवं संयंत्र स्थायी संपत्ति होती है। अगला, अभी आते हैं रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन पे। कथन है ए, स्थिति विवरण किसी विशेष तिथि को व्यवसाय को रोक करणीय मूल्य दर्शाता है। अब इसका कारण दे रहा है कि स्थिति विवरण वास्तविक सौदे के आधार पर तैयार किया जाता है जो कि लेखा पुस्तकों में दर्ज होते हैं। तो अब बताइए कि कथन और कारण दोनों ही सही है या फिर सिर्फ कारण सही है या फिर सिर्फ कथन। सही जवाब होगा आपका कि ये दोनों ही सही है और आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। स्थिति विवरण वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए बनाए जाने वाला विवरण पत्र होता है। ये किसी विशेष तिथि को व्यवसाय के रोक करणीय मूल्य को दर्शाता है। वर्ष के अंत में बनाए जाने वाला स्थिति विवरण वास्तविक सौदे के आधार पर तैयार किया जाता है जो कि वर्ष के किए गए लेन देनों के दौरान लेखा पुस्तकों में दर्ज होते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी पूछ रहा है क्वेश्चन। यदि समता अंश पूंजी 16 लाख रुपए, 8% पूर्वाधिकारी अंश पूंजी 2 लाख रुपीज़, सामान्य संचय 73,000 रुपये, लाभ हानि खाता शेष यानी क्रेडिट 41,000 रुपये, प्रारंभिक व्यय दिया है 20,000 रुपये और अल्पकालीन दायित्व 30,000 रुपये। पूछ रहा है अंशधारियों की निधि राशि क्या होगी। सारी वैल्यू आपने देख लिया तो चलिए सॉल्व करिए फिर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 16 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है 73,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 41,000 रुपीज़ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया है 20,000 यानी प्रारंभिक व्यय 20,000, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कितना है 30,000, अल्पकालीन दायित्व 30,000 रुपये। तो पूछ रहा है अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी, शेयर होल्डर्स फंड्स के बारे में पूछ रहा है। सारी वैल्यू आपने देख लिया, अब इसको सॉल्व करिए। शेयर होल्डर्स फंड बराबर होता है, फॉर्मूला इसका पहले आप नोट डाउन करिए। इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस में माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हर जगह वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद प्लस माइनस करके सॉल्व करिए। आंसर आएगा 18,94,000 रुपये, 18,94,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अमूर्त संपत्ति है।
इनमें से अमूर्त संपत्ति कौन सी है? पेटेंट। पेटेंट अमूर्त संपत्ति है, बाकी फर्नीचर, विनियोग, लूज टूल्स ये सारे मूर्त संपत्ति हैं। अमूर्त संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति से होता है जो कि दिखाई ना देता हो या फिर छू करके महसूस ना किया जा सके, इसे अदृश्य संपत्ति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल यानी ख्याति को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425। यदि लाभ लागत मूल्य पर 25% है, 25% है और विक्रय मूल्य 5000 रुपीज़ है तो लाभ की धनराशि क्या होगी? लाभ की धनराशि, सारी वैल्यूज आपने देख लिया। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 5000 रुपये और लाभ जो है वो लागत मूल्य का 25% है, तो लाभ की धनराशि पूछ रहा है। तो लाभ बराबर पूछ रहा है, मान लीजिए लागत आप 100 रुपये, तो लाभ निकालेंगे 100 इंटू 25%, 25 आ गया। विक्रय निकालेंगे, विक्रय बराबर होता है लागत प्लस लाभ, लागत 100 माना है, लाभ 25 निकला, ऐड करेंगे 125 रुपीज़। अब लाभ निकालनी है तो लाभ बराबर हो जाएगा 25 यानी लागत अपॉन विक्रय इंटू 5000 विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 रुपये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगर संचित आय में वृद्धि बराबर 6 लाख रुपए है, प्रारंभिक व्यय 10,000 रुपये है, कर हेतु प्रावधान 60,000 और सामान्य आरक्षित कोष हस्तांतरण बराबर दिया है 10,000, तो करारोपण के पहले का शुद्ध लाभ क्या होगा? क्वेश्चन समझ लिया आपने। करारोपण के पहले का लाभ की गणना जो है वो इस प्रकार से की जाएगी। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग कितना है? 6 लाख। ऐड करेंगे इसमें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, कितना दिया है? 10,000 दिया है, इसमें ऐड कर देंगे 60,000 में 10,000 को, और इसी के साथ में ट्रांसफ़र टू जन रिजर्व को भी ऐड कर दिया जाएगा। कितना दिया है? 10,000। सामान्य आरक्षित ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यानी सामान्य आरक्षित कोष हस्तांतरण, इसको भी ऐड कर देंगे। तो आंसर आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 6,20,000 रुपीज़ आंसर आएगा। प्रारंभिक व्यय संचित वृद्धि में, अगर जो संचित विधि दिया है आय में वृद्धि, उसमें प्रारंभिक व्यय को और सामान्य आरक्षित कोष हस्तांतरण इन दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6,20,000। अगला क्वेश्चन है, किसी ऋण के डूबल हो जाने की दशा में राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। किसमें की जानी चाहिए? देनदार खाते में। किसी ऋण के डूबल हो जाने की दशा में राशि को देनदार खाते यानी डेब्टर अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। अगला, अब आते हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन पे। कथन यानी असर्शन दिया है, स्थिति विवरण किसी विशेष तिथि को व्यवसाय का वास्तविक मूल्य दर्शाता है। बैलेंस शीट शोज रिलीजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट, और इसका रीजन यानी कारण दे रहा है कि लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं देता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन। तो आपको करनी है सेलेक्ट कि कथन और कारण दोनों ही सही है या फिर दोनों अलग अलग सही, या फिर अगर सही भी है दोनों तो क्या कारण जो है वो कथन का सही से स्पष्टीकरण कर रहा है। तो अगर आपने अच्छे से समझा इसको तो आपका आंसर होगा कि दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। अगला, भारत में चिट्ठे के लेखा परीक्षण का तात्पर्य निम्नलिखित का लेखा परीक्षण है। किसका लेखा परीक्षण है? बैलेंस शीट ऑडिट इन इंडिया मीन्स द ऑडिट ऑफ। आपका आंसर होगा चिट्ठे तथा लाभ हानि खाते की मदे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। चिट्ठे के लेखा परीक्षण अथवा स्थिति विवरण अंकेक्षण, जब अंकेक्षण वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकों को बंद करने के बाद आरंभ किया जाता है और समाप्त होने तक रहता है तो उसे अंतिम अंकेक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार एक साथ ही चिट्ठे और लाभ हानि की मदों का पूर्ण और विस्तृत जांच हो जाता है। नेक्स्ट, On 1st January 1996, the stock was valued at rupees 7,000. During January, the purchase
of the stock amounted to rupees 23,000 and the cost of sales during the same period amounted to rupees 21,000. What had been the value of the stock on 31st January 1996? 1 जनवरी 1996 को रहतिये का मूल्य 7,000 रुपये था। जनवरी में 23,000 रुपये का रहतिया क्रय किया गया और उसी समयावधि में विक्रय की लागत 21,000 रुपये थी। तो 31 जनवरी 1996 को रहतिये का मूल्य क्या था? अब इसको सॉल्व करिए। सारे मूल्य को आपने देख लिया। अंतिम रहतिया कितना है? 9,000 रुपये। अंतिम रहतिया होगा 9,000 रुपये। फॉर्मूला है विक्रय की लागत बराबर होता है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। तो विक्रय की लागत दिया है 21,000 बराबर प्रारंभिक रहतिया कितना दिया है 23,000 प्लस क्रय कितना है, रहतिये का मूल्य है 7,000 और माइनस अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया नहीं दिया है, अंतिम रहतिया पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 21 इन दोनों को ऐड किया, माइनस रहतिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे 30,000 हो गया, माइनस ये इधर आया प्लस माइनस हो गया, माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा, यानी अंतिम रहतिया जो है 9,000 आएगा। ऑप्शन डी। आंसर ऊपर दे दिया फिर नीचे समझाया गया है बहुत अजीब तरीके से। अगला क्वेश्चन, Which of the following sets of expenses are the direct expenses of the business? इनमें से व्यय समूहों में से कौन व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय है? व्यवसाय का प्रत्यक्ष व्यय कौन है इनमें से? आपका आंसर होगा वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, लोकल टैक्सेस, मजदूरी, आयगत वाहन व्यय एवं स्थानीय कर। ये व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय हैं। मजदूरी, आगत वाहन व्यय और स्थानीय कर। मजदूरी, आगत वाहन व्यय और स्थानीय कर व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय हैं, क्योंकि ये क्रय किए जाने वाले माल को प्राप्त करने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, तो इन व्ययों को व्यापारी खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाएगा। अगला, यदि प्रारंभिक रहतिया 5,000 रुपये, क्रय है 15,000 रुपये दिया है, प्रत्यक्ष व्यय 2,000 रुपये और अंतिम रहतिया 2,500 रुपये था, तो बेचे गए माल की लागत क्या थी? बेचे गए माल की लागत पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत बराबर अंतिम रहतिया, बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। सारी जगह वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। कॉस्ट जो है वो 19,500 आएगा। ऑप्शन बी। अगला, The equation for finding out the opening stock will be, प्रारंभिक रहतिया बताने के लिए कौन सा समीकरण होगा? प्रारंभिक रहतिया के लिए प्रारंभिक रहतिया बराबर विक्रय की लागत प्लस अंतिम रहतिया प्लस क्रय बोले कुल क्रय, ये नहीं होगा। प्रारंभिक रहतिया बराबर विक्रय की लागत माइनस अंतिम रहतिया प्लस कुल क्रय, ये भी नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेस। प्रारंभिक रहतिया बराबर विक्रय की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस शुद्ध क्रय, ये सही जवाब होगा। ऑप्शन सी। प्रारंभिक रहतिया वास्तव में ऐसी रहतिया है जो कि वर्ष के प्रारंभ में व्यवसाय के पास शेष था, तो इससे जो फॉर्मूला ज्ञात होता है वो ये है, प्रारंभिक रहतिया बराबर विक्रय की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस शुद्ध क्रय। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि विक्रय की लागत जो है वो बराबर होता है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया के। अगला, अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी? यदि समता अंश पूंजी 16 लाख रुपीस, 8% पूर्वाधिकारी अंश पूंजी 2 लाख रुपीस, सामान्य संचय 73,000, लाभ हानि खाता शेष 41,000 रुपीस, प्रारंभिक व्यय 20,000 और अल्पकालीन दायित्व 30,000 रुपये। अभी आपने ऊपर इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। अब इसको आप पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 19,400 रुपीज़ आपका आंसर आना चाहिए। अगला, a prepayment of insurance premium will
appear in the balance sheet and in the insurance premium account respectively as। बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान आर्थिक चिट्ठे और बीमा प्रीमियम खाते में निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाएगा। किस प्रकार से दर्शाया जाएगा? सारी ऑप्शन को पढ़िए। सही जवाब होगा एन एसेट एंड अ डेबिट बैलेंस में, एक संपत्ति एवं डेबिट शेष के रूप में दर्शाया जाएगा। बीमा प्रीमियम की अग्रिम भुगतान की गई राशि एक संपत्ति के रूप में आर्थिक चिट्ठे में दिखाई जाएगी। साथ ही इसके शेष से बीमा प्रीमियम के व्यय को घटा दिया जाएगा। प्रविष्टि द्वारा अग्रिम बीमा प्रीमियम अकाउंट नाम बीमा प्रीमियम खाते का। अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय की लागत दिया हुआ है 1,20,000 रुपये और विक्रय पर सकल हानि की दर 20% है, तो विक्रय की राशि क्या होगी? सारे वैल्यूज आपने देख लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 है, ग्रॉस लॉस बराबर है 25% ऑफ सेल्स के। सपोज सेल्स मान लीजिए सेल आप 100 रुपये मान लेते हैं, तो ग्रॉस लॉस कितना हो जाएगा? 100 × 25। लाभ निकालेंगे, सकल लाभ 25%, तो ये 25 निकल आया। COS बराबर होता है सेल्स माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस, इसको सॉल्व करेंगे 125 आएगा। लॉस निकालेंगे तो 30,000 रुपीज़ आएगी। सेल्स निकालेंगे बराबर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस लॉस, वैल्यू पुट करिए, आंसर आना चाहिए 90,000। ऑप्शन बी 90,000 रुपीज़। अगला, in which order should the following items be shown in the balance sheet of company। कंपनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदें किस क्रम में दर्शाई जानी चाहिए? तो ये सारे कोड है नीचे और आपको बतानी है क्रम इसका सीक्वेंस में। तो सबसे पहले होगा फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी परिसंपत्ति, उसके बाद शेयर हेल्ड्स एज परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स, स्थायी निवेश के लिए रखे गए अंश, उसके बाद करेंट एसेट्स, चालू संपत्ति, और फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट रिकॉर्ड, लाभ हानि डेबिट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी सी और फिर डी, ये सीक्वेंस बैठेगा। कंपनी की स्थिति विवरण में जो मदें हैं ये क्रम होनी चाहिए। स्थायी संपत्ति, उसके बाद स्थायी निवेश के रूप में रखे गए अंश, फिर चालू परिसंपत्ति और उसके बाद लाभ हानि खाते का डेबिट शेष। चूंकि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान में जो है इसमें कंपनी का स्थिति विवरण की स्थिति इसी क्रम में की गई है, इसे स्थिरता क्रम कहते हैं। दूसरी विधि तरलता विधि होती है। अगला, 1995-96 के लिए रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक का विश्लेषण एनालिसिस दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है इसका विश्लेषण? ऊपर आपने ये देख लिया। इंटरेस्ट चार्जेस यानी ब्याज व्यय दिया हुआ है 100 रुपये। पर्सनल विथड्रॉ व्यक्तिगत आहरण 2,000 रुपये है। स्टाफ सैलरीज यानी कर्मचारियों के वेतन 8,500 है। अदर बिजनेस एक्सपेंसेस अन्य व्यापारी खाता दिया है 7,900। पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेनदारों की भुगतान 15,000 रुपये दिया है। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 1996 75 मतलब हतस रोकड़ 31 मार्च 1996 को, और बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 1996 को 2,425 है। रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स देनदारों से प्राप्त हुआ 25,000, नकद बिक्री हुई 15,000, और अदर डिटेल्स दिया है 1 अप्रैल 95 को रुपीज़, और स्टॉक दिया है 9,000, लेनदार है 8,000, देनदार है 22,000, और फर्नीचर दिया है 1,000। ऑफिस परमिसेस है यानी कार्यालय भवन, प्रीमिसेस 15,000 है यानी कार्यालय भवन। तो द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 95 इज यानी 1 अप्रैल 95 को पूंजी क्या है? तो सारे आपने डेटाज देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ये लीजिए, पॉज करिए और देखिए इसको। आंसर होगा 1 अप्रैल 1995 को पूंजी की राशि 35,000 थी, 35,000। अगला, स्टॉक 14,000 रुपये देनदार
₹20,000, लेनदार ₹20,000, वर्ष के प्रारंभ में लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष ₹18,000, प्रशासनिक एवं विक्रय व्यय ₹20,000, समता अंश पूंजी पर 10% लाभांश ₹3,000। तो निम्नलिखित अनुपात भी दिए गए हैं। स्टॉक आवर्तन 5 बार हुआ, चालू अनुपात है 2:1, देनदारों से रकम प्राप्त होने की अवधि है 73 दिन, अदत्त व्यय है लेनदारों का 15%, कर के बाद शुद्ध लाभ का शुद्ध मूर्त संपत्ति के साथ अनुपात होगा 1:10, आयकर की दर है 15%, स्थिर संपत्ति का दत्त पूंजी के साथ अनुपात होगा 9:10। तो संस्था की कुल परिसंपत्तियां क्या होगी? तो जो विवरण है उसके आधार पर संस्था की कुल संपत्ति का मूल्य 73,000 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट नेट अचल संपत्ति शुद्ध 31 दिसंबर 1994 को 1,50,000 रुपये, 31 दिसंबर 1995 को 1,90,000 है। प्रोविजंस ऑफ डिप्रिशिएशन अवक्षय हेतु आयोजन 31 दिसंबर 1994 को 1,50,000 है और 31 दिसंबर 1995 को 1,90,000 है। मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ है 70,000, बुक वैल्यू रुपीज़ 40,000 वाज डिपोज्ड फॉर रुपीज़ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर 1995। 70,000 रुपये लागत की एक मशीन जो है, इसका पुस्तक मूल्य 40,000 रुपये है। इसको वर्ष में 1995 में 25,000 रुपये में बेच दिया गया। तो स्थायी संपत्ति के लिए वर्ष में निधि का उपयोग कितना हुआ? द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर इज। स्थायी संपत्ति के लिए वर्ष में 1,10,000 निधि का उपयोग हुआ है। आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए, 1,10,000 रुपये। तो चलिए इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो आएगा अब इसके बाद आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।